Hello everyone. In this video, I will be continuing with vectors. I will be discussing what are multidimensional vectors. Then I will be discussing how to pass vector to a function by value and by reference. It shall be followed by how to pass 2D vectors to a function. Then I will be continuing with how to return a vector from a function. Finally, I will be discussing how vectors work with algorithms and functors. So let's go. Hello everyone. So let's continue with STD vectors. Now in this video I will be discussing how to work with two-dimensional or multi-dimensional vectors, how to pass vectors to a function and how to return a vector from a function. So let's continue. Now in this particular video we start with multi-dimensional vectors and 2D वेक्टर्स इन पर्टिकुलर हम पहले डिस्कस करते हैं टू डायमेंशनल वेक्टर्स कैसे डिक्लेयर, कैसे इनिशियलाइज और कैसे एक्सेस किए जाते हैं। तो वेक्टर्स जैसे कि हमने कहा है कि डायनेमिक एरेज क्रिएट करने में हमें मदद करते हैं, एक तरह से कंटेनर ही होता है। तो इस घर में हम इसको हम कहते हैं वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें तो उस केस में हम वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स, थ्री डायमेंशन में भी वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स, बट वो वेरी करेंगे कितने हम डिपेंड करता है कि हम किस तरह। तो हम यहाँ पे हम पर्टिकुलर में 2D वेक्टर्स की ही बात करेंगे। तो 2D वेक्टर कैसे करना है, जैसे हमने देखा कि हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे हम डाटा टाइप लिख देते थे इंट, अगर आपको याद हो वन डायमेंशनल के केस में। अब उसके अंदर हमने क्योंकि वेक्टर में एक आगे एक वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स या टू डायमेंशनल वेक्टर करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक तरह से एक वेक्टर ही अंदर लिख दिया है। यानी कि इसका जो सिंटेक्स है ये इस फॉर्म को ले लेगा। यहाँ पे डाटा टाइप का मतलब यहाँ पे हम इंट लिख देंगे, तो इस केस में ये बताएगा कि इट इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर्स टू स्टोर इंटीजर्स। तो ये डायनेमिक एरे टू डायमेंशनल बनाने के लिए उस केस में वेक्टर्स के थ्रू, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स हम जिसके अंदर उस डाटा टाइप को वन डायमेंशनल के केस में लिखते हैं, इसमें हम वेक्टर से शुरू करके उसके अंदर फिर एक एंगल ब्रैकेट्स बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल क्रिएट या टू डायमेंशनल के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर ये वेक्टर जो हम इनिशियलाइज करने वक्त वन डायमेंशनल में लिखते हैं वो ही हमने इसके अंदर लिख दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये जो बन जाएगा ये टू डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा और हमने इसका नाम रख दिया है 2D वेक्टर। तो इस तरह से इस वेक्टर को डिक्लेयर किया जाता है जो कि टू डायमेंशनल वेक्टर होता है। इसी तरह अगर हमने थ्री डायमेंशनल वेक्टर क्रिएट करना हो तो अगेन इस वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर, ये देखिए ये पहले हमने टू डायमेंशनल के लिए ये लिखना था। अब उसके अंदर जैसे यहाँ पे हमने एक ये हो गया, एक इसके बाहर वाला कॉमन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से हम उसके अंदर अंदर दिए जाते हैं जितने हमने डायमेंशंस शो करने हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आपने मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स के साथ काम करना है। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज जैसे कि हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल में, हमने ये एक तरीका है जैसे कि नॉर्मल हम एरेज की चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि इक्वल टू डाल के वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको हम हटा भी सकते हैं और लिस्ट इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। और भी हम इसमें जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ एक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सारी कैसे होता है डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेस टू डायमेंशनल के केस में हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में क्या दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक टू डायमेंशनल वेक्टर को हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और एक्सेस करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वन डायमेंशनल वेक्टर में हमें एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है इनके साथ काम करने के लिए। क्योंकि ये टू डायमेंशनल है तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो नॉर्मली हम इंट लिखते थे वन डायमेंशनल के केस में, यहाँ पे हमने एक वेक्टर और उसकी डाटा टाइप जैसे कि हमने शो की है यहाँ पे इंटीजर, डायनेमिक एरे ऑफ इंटीजर्स मैंने डिक्लेयर करनी है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। अब इस स्टेटमेंट में हमें इक्वल टू डाला है, नॉर्मली हम डालते हैं, बट अगर मैं इसको हटा भी देता हूं तो लिस्ट इनिशियलाइजेशन C++11 में चलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी हम इसको हटा के भी कर सकते हैं, वो भी अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल रोज होंगे, उस मल्टीपल रोज के कंटेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर इसके एक पर्टिकुलर रो यानी कि एक वन डायमेंशनल के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे इनिशियलाइज कर दिया और कॉमा सेपरेटर्स के साथ जितनी हमने रोज बनानी है उस पर्टिकुलर के
लिए हमने यहाँ पे लिख दी है। तो एक तरह से हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं ये इनिशियलाइज करने के लिए, ये हम हटा के अलग से भी लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद जब हमने इसको ट्रावर्स करना है, ट्रावर्स के लिए आपको मालूम है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है तो हमने एक मतलब नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी, एक रोज को ट्रावर्स करने के लिए और एक हमें कॉलम्स को। तो सबसे पहले हमें रोज को ट्रावर्स करना है, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि उस वेक्टर का नाम एंगल इंडेक्स ऑपरेटर जैसे कि हम कॉलम के लिए यूज करते हैं, डॉट साइज। हमें मालूम है कि इसके अंदर साइज को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास मेंबर फंक्शन साइज है जो अभी हम डिस्कस करके हैं पिछली वीडियो में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम इसको एक्सेस करने के लिए मैक्सिमम साइज यहाँ से, और ये हमें मालूम है डायनेमिक एरेज में हमें पहले से साइज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, तो यहाँ से वो अपने आप ही ढूंढ लेगा। तो हमारी लेवल पे जो काम करना है उसको साइज को मैनेज करने का या मैनिपुलेट करने का वो जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने साइज इंट लिखा हुआ है, इसकी जगह हम इंट भी लिख सकते हैं, पर नॉर्मली एक डाटा टाइप है अवेलेबल है जिसकी हम नॉर्मली जब हमने ट्रावर्स करना हो या लूप्स में लगाना हो तो हम साइज के लिए ऐसे मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने सिंपल जैसे टू डायमेंशनल एरे में लिखते हैं, इस केस में हमने उस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल वेक्टर को इस केस में भी ith और jth एलिमेंट पर्टिकुलर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टू डायमेंशनल के एक्सेस करने के लिए नॉर्मली लिखते हैं। तो ये कोड देखिए कि इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें याद रखना है कि वेक्टर और टू डायमेंशनल वेक्टर के केस में वेक्टर के अंदर एंगल ब्रैकेट्स में यही लिखना है, इनिशियलाइजेशन वही तरीका है। उसके बाद लूप्स लगाई है, बस लूप में एक रो के लिए ये लिखना है, कॉलम के लिए हमने ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मली हम एक्सेस करते हैं। तो इसके हम एक बार इसके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गई है, ये देखिए ये हमने ऐसे इसको फॉर्मेट करके प्रिंट किया, रो के बाद एंडलेन डाला ताकि लाइन सेपरेटर आ जाए। तो ये हमारे पास ये भी लिख सकते हैं, एंडलेन भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इजी है। जैसे कि यहाँ पे हम एंडलेन भी लिख देते हैं, ठीक है। ये मैनिपुलेटर भी लिख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास C++11 में इसको हटाया भी जा सकता है। अब इसके साथ भी हम चलाते हैं इसको, तो ये देखिए सेम आ रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल के पहले हम ऐसे करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, तो ये भी ऐसे भी चल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये अलग से डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और इस तरह से हम इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन सेपरेट भी कर सकते हैं। पर इसमें याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हमने याद देखा था कि अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कराना है तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, 3x3 की है और हर एलिमेंट को हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज या 0 से इनिशियलाइज कराना। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ऐसे शो करना पड़ेगा, जिसमें हमने देखा है कि 3 रोज, ठीक है, और हर रो के एलिमेंट में हमने 0 एलिमेंट या डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करना है। तो उस केस में यहाँ पे हमें इस चीज के लिए यहाँ पे सिर्फ जैसे वहां पे तो हम लिख देते थे कि हाँ भाई इसके आगे ब्रैकेट में 3 लिख दिया था तो 3 वैल्यूज वहां पे डिफॉल्ट हो जाती थी। अगर हमने 1 डायमेंशनल के केस में देखा, या 5 लिखा था हमने जैसे, तो 5 वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती थी। इसमें क्योंकि 3 रोज हैं और हर रो के अंदर एक अपनी रो के अंदर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो उठाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, 0 वैल्यू वो उठाएगा। और यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में जीरोस वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने ये वैल्यूज इस तरह से देनी है अगर आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू सभी बाय डिफॉल्ट शुरू करना है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आपने एक्सेस में देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक्सेस कैसे करना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू पास वेक्टर टू अ फंक्शन। तो वेक्टर जैसे कि आपको मालूम है कि एक तरह से डायनेमिक एरे या वन डायमेंशनल एरे के केस में हम इसको कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अगेन दो तरीकों से नॉर्मली पास कर सकते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो वेक्टर को भी जैसे वन डायमेंशनल के केस में हमने पास किया था, इस केस में भी हम यहाँ पे वेक्टर को पास करके दिखाएंगे एक फंक्शन को। तो वेक्टर को पास कराने के लिए बाय वैल्यू का मतलब है कि हम उसकी वैल्यूज को कॉपी करेंगे और उन वैल्यूज
उसको एक एक करके कॉपी करने के बाद उसको पास करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर को पास करने के लिए हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा वेक्टर है। तो ये हमने एक जैसे नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का नाम आता है, फंक्शन के साथ उसकी जो पेरेंथेसिस होती है उसके अंदर हम यहाँ पे उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेक्टर पास करना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ वेक्टर लिखना है। आपको याद होगा कि अगर हमने एरेज वन डायमेंशनल किए थे नॉर्मली तो हम साइज की भी इंफॉर्मेशन देते थे। यहाँ पे कोई अलग से साइज की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि वेक्टर के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन मतलब एक तरह से कलेक्ट करने के लिए उसके पास ऑप्शन होती है डॉट साइज लगा के। तो यहाँ पे हमें ये चीजों का ध्यान नहीं रखना कि साइज भी पास करना है कि नहीं करना। दूसरा, अब इसका कोड होगा, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर का मतलब इस फंक्शन का कोड होगा जो उस पर्टिकुलर वेक्टर में मॉडिफिकेशन कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी प्रोसेसिंग कर सकता है। तो इसमें जब हम पास करना है तो हमने मान लो एक वेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है और इस वेक्टर को हमने यहाँ पे इसको पास कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस वेक्टर को पास किया है तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी हमने यहाँ पे इसको कहीं पे यहाँ पे मान लो इसको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैंने एक माय वेक्टर में या एक नया वेक्टर बना लिया, अज्यूम करो कि वो 2 है, तो उसमें मुझे रिसीव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप भी एक वेक्टर बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता वॉइड तो ये तो ओके होता, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैंने एक वेक्टर को ही रिटर्न करना है तो इसको रिसीव भी एक वेक्टर ही करेगा और ये वेक्टर भी ये भी एक वेक्टर होगा। तो ये भी मैं कोड में करके दिखाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग आपने याद रखना है पास बाय वैल्यू के केस में हम उस वेक्टर का नाम लिखते हैं अकेला, साइज की इंफॉर्मेशन अनलाइक जो नॉर्मली हम एरेज को पास करने वक्त लिखते थे वो यहाँ पे नहीं देना। अब क्योंकि ये वेक्टर है मैंने इसको अलग से डिक्लेयर नहीं किया तो यहाँ पे ही मैंने लिख दिया है इंट का वेक्टर है और ये इंटीजर वेक्टर्स यानी कि डायनेमिक एरे ऑफ इंटीजर्स को ये एक्सेप्ट करेगा। अब इसके अंदर वो कोड लिखेंगे, ये फंक्शन है। तो ये कुल मिला के ये फंक्शन है जो कि हम यहाँ से इसको कॉल करेंगे और इसको वेक्टर एक पास कर रहे हैं, पासिंग ऑफ वेक्टर्स, पासिंग ऑफ वेक्टर्स बाय वैल्यू। तो ये हम वैल्यू का मतलब है कि उसकी कॉपी जा रही है। तो इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो इसकी कॉपी बनती है, ठीक है, और ऑफ द एंटायर वेक्टर और उसको पास किया जाता है। तो इसलिए एनी चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। ठीक है, तो इसको हाँ, अब इस केस में अगर हम 2D वेक्टर्स में बात करें तो 2D के वेक्टर्स को भी हम आगे देखेंगे पास कैसे करेंगे, पर इसमें हर बारी एक जब पास बाय वैल्यू करेंगे तो न्यू वेक्टर फॉर ईच रो, ठीक है, कॉपिंग करेगा। तो ये बहुत ही हमारे पास बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और मेमोरी कंज्यूमिंग हो जाता है, तो कॉपी रखनी पड़ती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और तरीका होता है पास बाय रेफरेंस, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम एक कोड देखते हैं कि ये पास बाय वैल्यू कैसे फंक्शन वेक्टर एक फंक्शन को कैसे पास किया जाता है, तो इसको हम पहले देखते हैं। अब हमें आपको सामने एक कोड बनाया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, शुरुआत में मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया मॉडिफाई वेक्टर बाय वैल्यू। ये अगर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आगे चेंजेस करने हैं इसलिए मैंने ये नाम रखा हुआ है। इसको मैंने पास करना है एक वेक्टर, ठीक है, तो इसलिए इस लोकल लेवल का जो वेरिएबल उस वेक्टर का होगा वो VEC होगा। और क्योंकि वो वेक्टर रिसीव कर रहा है तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने साइज की जैसे कि नॉर्मल एरे में लिखते हैं साइज भी देना पड़ता है, ये नहीं लिखा। इस वेक्टर के अंदर मैंने इसको एक मॉडिफाई क्या किया, मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की है और इस के अंदर जो उसके कंटेंट्स को मैंने एक बार प्रिंट करा है और ये फंक्शन सारा काम कर रहा है, यानी कि एक एलिमेंट एट द एंड इंसर्ट कर रहा है और उसके बाद उसके कंटेंट्स को यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है। मेन के अंदर मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं कि वन डायमेंशनल वेक्टर है। अब इसको कॉल किया है फंक्शन को, तो फंक्शन को मैंने पास करना है इस वेक्टर को, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो सिंपली मैंने उसके बाद देखा है कि अगर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसलिए मैंने उस वेक्टर को दोबारा से प्रिंट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे एक लूप लगा के हमने फॉर ईच लूप लगाई हुई है और इस फॉर ईच लूप के थ्रू हमने इसको प्रिंट कराया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब ये वेक्टर यहाँ पे जाएगा, इसको यहाँ पे ये फंक्शन कॉल में इसकी कॉपी यहाँ पे क्योंकि हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं तो इसकी कॉपी गई। इस कॉपी के अंदर हमने चेंजेस की, यानी कि हमने उस पर्टिकुलर वेक्टर जब VEC को रिसीव हुआ तो उसने यहाँ पे उस VEC में यहाँ पे एक एंड में एक एलिमेंट डाल देगा, ठीक है, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। पर जैसे ही ये फंक्शन के बाहर आएगा उसका स्कोप
आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, तो इसलिए VC यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस केस में यहाँ पे जब हम दोबारा से इस वेक्टर को, जो माय वेक्टर है, इसी को प्रिंट कराते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुई, इसकी कॉपी गई थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इसको हम करके देखते हैं। तो ये देखिए कि जब वो उसके कोड उस फंक्शन के अंदर था तो वो 54 उसने शो कर दिया मॉडिफिकेशन, बट जैसे ही वो उस पर्टिकुलर के बाहर आता है तो वो मॉडिफिकेशन, तो ये बताने की कोशिश की है कि पास बाय वैल्यू में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं कि वॉइड की जगह मैं यहाँ पे एक वेक्टर ही रिटर्न भी करवा लेता हूं। तो क्योंकि मैंने वेक्टर रिटर्न कराया है तो मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे रिटर्न भी करवा लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि मैं एक नया वेक्टर बना के उसमें रिसीव करा लेता हूं। तो उस केस में जब ये चेंजेस होंगे तो यहाँ पे मैं इस वेक्टर को अब ये चेक करना चाहता हूँ कि इस न्यू वेक्टर में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। देखो न्यू में तो हो जाएंगे, बट क्या पुराने में होंगे कि नहीं होंगे, इसको भी मैंने चेक करना है। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है, इसको मैंने इस फंक्शन में पास किया, पर रिसीव ये वाला कर रहा है। ठीक है, ये कोई और वेक्टर है, बट मैंने देखना है कि क्योंकि उस ओरिजिनल वेक्टर में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, तो इसलिए मैंने वाई वेक्टर ही लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि ये वेक्टर रिटर्न कर रहा है एक वेक्टर को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप भी यही लिखी हुई है। और नॉर्मली रिटर्न टाइप लिखी है तो मुझे रिटर्न भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये वेक्टर अपना काम करने के बाद रिटर्न हो। तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए जब हमने ओरिजिनल देखा उसमें अभी भी चेंजेस नहीं हुए। हाँ, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की जगह यहाँ पे जो चेंज वेक्टर है, जैसे ये 2 वाला है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता, तो अब यहाँ पे आप वो चेंजेस रिफ्लेक्ट देखते हैं, क्योंकि मैं वाई वेक्टर के अंदर तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे ही। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माई वेक्टर 2 वाले में यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बेटर क्या होता है कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे उस वेक्टर के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर लीजिए, ताकि वो चेंजेस भी आपको यहाँ पे रिसीव हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपकी वो जो चेंजेस हैं उसी ओरिजिनल वेक्टर में आ जाएंगे। जैसे कि आपने माय वेक्टर को पास किया और माय वेक्टर को ही कोई वैल्यू रिसीव करा ली, बट अगेन ये वैल्यू पास हो रही है तो कॉपी पहले करेगा, फिर उसकी कॉपी वापस उसको देगा। थोड़ा सा मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू हो सकता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि वो चेंजेस उसी में रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब पास बाय वैल्यू करते हैं उसकी कॉपी जाती है, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती। बट अगर आप उसमें रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न करने से वो उसी के अंदर हम दोबारा एक वैल्यू डाल रहे हैं और नया वेक्टर डाल रहे हैं, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो इस तरह से पास बाय वैल्यू के केस में कॉपी जाती है और उसमें रिफ्लेक्ट नहीं, चेंजेस नहीं होती। ठीक है, ओके। पासिंग वेक्टर टू अ फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें हम पास बाय रेफरेंस करते हैं। तो आपको मालूम है कि पास बाय रेफरेंस में हम रेफरेंस वेरिएबल जरूर लिखते हैं। तो ये रेफरेंस वेरिएबल है, बाकी सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि चेंजेस उसमें जो हों वो ओरिजिनल या आपको मालूम है रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, एक अलाइस होता है। तो अगर हम एप्रसेंट ऑपरेटर, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल के इंडिकेटर होता है कि ये बताता है कि ये वाला अब बाय रेफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर को पास करने के लिए अगेन ये शो कर दिया कि ये हम लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम जो ओरिजिनल वेक्टर पास कर रहे हैं तो उसमें एक तरह से उसकी कॉपी नहीं जाएगी, उसका अलाइस जाएगा, जिसके अंदर वो मेमोरी रेफरेंसेस के थ्रू ही वो उसको मैनिपुलेट करके चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास उस वेक्टर को, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसका सिर्फ नाम लिखना है, वो ऑटोमेटिकली इसी वेक्टर में चेंजेस कर देगा। तो ऑल द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, हाँ, अगर ध्यान रखना कि अगर आप उस पर्टिकुलर में ओनली रीड ऑफ पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉन्स्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट लगाने से क्या होगा कि अगर आपने सिर्फ रीड ओनली पर्पस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बेटर मानते हैं। तो यहाँ पे एनी चेंजेस अगर हम करते हैं, अगर कॉन्स्ट के बिना जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें अगर हम कॉन्स्ट नहीं लगाएंगे और ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम एक कोड के थ्रू देखते हैं। बस इसमें हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने एप्रसेंट लगाया है, कि जो कि आप देख सकते हैं।
अब इस कोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं पास बाय रेफरेंस का कोड है। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, मॉडिफाई वेक्टर बाय रेफरेंस नाम दे दिया है, और इसके जो आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने जो पास किया है वो है वेक्टर, और उसको पास किया है बाय रेफरेंस, इसलिए हमने यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया है। और क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉइड, क्योंकि हमको एक्सक्लूसिवली रिटर्न नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हम इसको वॉइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने इस पर्टिकुलर को वेक्टर को एज अलाइस क्रिएट करके, तो यहाँ पे जब हम इस वेक्टर को जो हमने क्रिएट किया हुआ है वन डायमेंशनल, उसको पास करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको पास करेंगे बाय रेफरेंस, तो रेफरेंस में क्या होगा, जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो एक्चुअल में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हमने पुश बैक किया, पुश बैक की चक्कर में जैसे आपको मैंने बताया कि पुश बैक क्या होता है, एट द एंड, तो मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया और 54 इस पर्टिकुलर जो पास किया है वेक्टर उसमें ऐड हो जाए, ठीक है, तो इसलिए पुश बैक कॉल किया है। और आपको जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, नॉर्मल एरेज की बजाय जैसे कि उसमें साइज इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है पास करने वक्त, यहाँ पे कोई भी साइज की इंफॉर्मेशन, तो रिलेटिवली कोड छोटा भी है, इजी भी है, जो काम की चीज पास करनी है उसी पे ध्यान देना है। तो कुछ वेक्टर्स का कुछ ये चीजें सब एडवांटेज होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैंने इस पर्टिकुलर के कंटेंट शो करने हैं, और क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंगली, और रिटर्न इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न अभी करवाना ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं डाली हुई। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे तो एक्चुअल क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल करने में क्योंकि रेफरेंस से पास हो रहा है तो इसी के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, तो इसलिए जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो वो चेंज वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इसको रेफरेंस वेरिएबल पास किया है, ठीक है। अगर तो मैंने सीधा सीधा प्रिंट कराना होता, ये चेंजेस वगैरह ना करनी होती, तो मैं यहाँ पे सीधा इसके आगे कॉन्स्ट लिख देता, और उस केस में ये चेंजेस को एब्जॉर्ब किया, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने कोई चीज चेंज ही नहीं करनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे हम कॉन्स्ट प्रेफर करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू पास 2D वेक्टर टू अ फंक्शन। तो नॉर्मली जैसे हमने वन डायमेंशनल डिस्कस किया, हम पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस वैसे कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी वेक्टर को पास करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे 2D का दूंगा, बट अगर 1D के केस में भी, और अगर हम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाटा टाइप, और हम कोई भी डाटा टाइप के लिए वो चल पड़े, तो उसको हम पास करेंगे यूजिंग रेफरेंस, तो उस केस में हम टेम्पलेट फंक्शन या फंक्शन टेम्पलेट जिसको कहा जाता है उसको यूज करेंगे। तो उसको टेम्पलेट फंक्शन को या फंक्शन टेम्पलेट, जैसे कि हम पढ़ते हैं नॉर्मली, टेम्पलेट के चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। इसका ये फायदा होता है, ये किसी भी डाटा टाइप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसी भी साइज के। तो यहाँ पे अगर हमने 2 डायमेंशनल की बात की है, तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट फंक्शन के लिए हमें लिखना पड़ता है टेम्पलेट, उसके बाद हम एंगल्ड ब्रैकेट्स में लिखते हैं टाइप नेम, और फॉलोड बाय एक वेरिएबल टी ले लेते हैं, जैसे कि टाइप के लिए हमने शो किया है, और उसके अंदर हम यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन का नाम है ये एब्जॉर्ब क्या करेगा, एक 2 डायमेंशनल वेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, और इसको क्योंकि हमने बाय रेफरेंस पास करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एम्परसेंड ऑपरेटर रेफरेंस के लिए, और हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ रीड ओनली पर्पस हो, कोई चेंजेस ना हो, तो इसलिए हमने कॉन्स्ट भी लिख दिया है। अब हमने करना क्या है कि हमने इसके एलिमेंट्स के कंटेंट्स को प्रिंट करना है। तो पहले हमने रो वाइज, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट तो लिखा है कि हम चेंजेस नहीं कर रहे, एप्रेसेंट लिखा है चेंजेस बाय रेफरेंस हो, और ये ऑटो लिख दिया है, ऑटो इंट की जगह हमने यहाँ पे ऑटो इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये कोड बना रहे हैं किसी भी डाटा टाइप के लिए चल जाए। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे पहले तो ये रो के लिए ये रो वाइज एक्सेस करेगा रोज के अकॉर्डिंगली, और ये विद इन ईच रो, विद इन ईच रो, ठीक है। तो इसके लिए हमने अगेन इस एलिमेंट, और इसके लिए यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा विद इन ईच रो के लिए। तो ये चीज का याद रखना है, ये पूरे वेक्टर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे हमने सिर्फ रो लिखना है, और बाय फाइनली हमने इस एलिमेंट को प्रिंट करा देना है। तो इस तरह से ये जो है इसका एडवांटेज क्या होगा, किसी भी डाटा टाइप यानी कि इंट, डबल, कुछ भी स्ट्रिंग सभी के लिए चलेगा, और ऑफ एनी साइज। तो ये कोड की एडवांटेज होती है। इस तरह से अगर हम कोड बनाते हैं तो हम वेक्टर्स के केस में इसका कल को हमने इसको कोई भी वैल्यू मतलब 2D वेक्टर पास करना हो, या तो उस केस में हाँ ये 2D के लिए चलेगा, क्योंकि हमने अंदर यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप्स लगाई हैं उसके एलिमेंट्स को, और ये सिर्फ उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा। हाँ याद रखना कि हम इसको पास बाय वैल्यू भी पास कर सकते हैं, बट जो उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करनी पड़ेगी, जिससे वो ओवरहेड बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, और वो स्पेशली अगर हमने लार्ज एरेस पास करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बाय रेफरेंस ही पास किया है। अब इसको हम एक कोड के थ्रू कैसे होता है इसको हम देखते हैं।
अब ये मैंने कोड बनाया है जिसमें मैंने एक फंक्शन टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो उसके लिए टेम्पलेट फॉलोड बाय एंगल ब्रैकेट्स में मुझे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जहां जहां पे ये देखिए ये उसका क्या कहते हैं बॉडी है फंक्शन की, इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि इसमें जो भी डाटा टाइप है हमें ऑटो की टर्म्स में लिखनी पड़ती है। इसका ये फायदा होता है कि ये कोड किसी भी डाटा टाइप के लिए चल सकता है, तो वो हमें करके दिखाते हैं। दूसरा, इसमें हमने पास क्या किया है टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल में आपको मालूम है एक वेक्टर के अंदर जो एंगल ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर भी हमने एक वेक्टर देना है। और क्योंकि हम नॉर्मली इंट लिखते थे, यहाँ पे ये हम फंक्शन टेम्पलेट बना रहे हैं और इसके अंदर टाइप नेम क्या शो करता है किसी भी टाइप को, और टी होती है उसके इंट या फ्लोट, तो इसलिए यहाँ पे हमने टी लिखा हुआ है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि हमने बाय रेफरेंस पास किया है तो इसलिए हमने एम्परसैंड यूज किया है। और हम चाहते हैं इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्ट लिखना बेटर होता है, तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम आइटरेट कर रहे हैं, पहले तो रो वाइज आइटरेट कर रहे हैं, तो हमने इसको पूरे वेक्टर के ऊपर रो वाइज करना है, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया रो और इसके अंदर हमने वेक्टर लिख दिया। अब इस रो के अंदर हमने एलिमेंट, तो ये वाला जो रो है इसकी स्पेलिंग यहाँ पे और यहाँ पे इसमें सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इस रो के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया एलिमेंट और फाइनली उस एलिमेंट को हमने प्रिंट करना है। तो इस तरह से नेस्टेड फॉर ईच लूप का हमने एग्जांपल भी शो किया कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि वो रेफरेंस से पास हो। आपको मालूम है कि बाय वैल्यू पास के केस में वो बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करेगा कॉपी क्रिएट करने में, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे प्रेफर ऐसे करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या शो किया है, एक हमने टू डायमेंशनल इंट का ले लिया है, तो हमने यहाँ पे देखिए इसमें पहले लिखा है वेक्टर और उसके एंगल ब्रैकेट्स में, क्योंकि इंटी टू डायमेंशनल एरे ऑफ सॉरी वेक्टर ऑफ इंटीजर्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं और इसके हमने इनिशियलाइज भी करा दिया। और उसी के साथ साथ मैंने एक टू डायमेंशनल वेरिएबल डबल का भी ले लिया, ये शो करने के लिए कि यहाँ पे मेरे को बहुत वहां पे मुझे कोड में मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। देखिए ये पूरा कोड मैंने एक बार ही लिखा है, चाहे मैं इंट पास करूं या डबल पास करूं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे C++11 में ऑटो इंट्रोड्यूस किया था, जिसे 14 में और एनहांस किया गया था, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पे हमने इंट की जगह ऑटो लिख दिया है या डबल की जगह भी ऑटो लिख दिया है, जिससे हमारा ये फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि ये सभी के लिए चले, तो इसको एक फंक्शन टेम्पलेट बनाना पड़ता है, जिसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, सबसे ऊपर टेम्पलेट लिख के उसके एंगल ब्रैकेट्स में टाइप नेम और वेरिएबल का नाम, जैसे इस केस में टी रखा हुआ है तो टी। और दूसरा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वेक्टर को एब्जॉर्ब करेगा, अब ये एब्जॉर्ब टू डायमेंशनल वेक्टर है और उस केस में वो वेक्टर क्या टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो कहता है इंट हो डबल हो कुछ भी हो, तो ये टी आ जाएगा। तो ये टी और ये टी मैच करने चाहिए स्पेलिंग में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्योंकि हमने पहले रो वाइज पूरे वेक्टर में हमने एक रो वेरिएबल ले लिया रो के अंदर, ठीक है, वो रो को एक्सेस करेगा, फिर उस रो के उस वेक्टर में नहीं जाना, अब यहाँ पे रो आना है, तो यहाँ पे रो के अंदर उस एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ये शो करने की कोशिश की है कि एक बार टू डायमेंशनल वेक्टर ऑफ इंट और एक बार डबल दोनों को पास करेंगे, तो दोनों को पास करने के बाद हमारे पास क्या कंटेंट्स होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए एक बारी उसने हाँ यहाँ पे देखिए एक बारी इसने यहाँ पे इंटीजर्स और एक बारी यहाँ पे उसने डबल वैल्यूज को प्रिंट करके मुझे दे दिया है। तो इस पर्टिकुलर कोड में ये जो फंक्शन टेम्पलेट मैंने यूज किया है, इसका ये एडवांटेज है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फिर इंट के चक्कर में इंट बारी यहाँ पे लिखना पड़ता, यहाँ पे बार बार इंट लिखना पड़ता। ये नो डाउट ये जरूरत ना पड़ती ये सब चीज की, बट यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ता और यहाँ पे फिर मुझे डबल भी लिखना पड़ता। तो अलग अलग कोड के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। इससे हमारा ये फायदा हुआ एक ही फंक्शन दोनों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाटा टाइप और साइज के रिस्पेक्टिव अगर हमने कोई कोड बनाने हैं तो हम फंक्शन टेम्पलेट्स बना लेते हैं, और फंक्शन टेम्पलेट से हमारा ये फायदा होता है हमारा कोड ओवरऑल बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिटर्न अ वेक्टर फ्रॉम अ फंक्शन। वैसे तो मैंने आपके साथ अभी भी डिस्कस कर चुका हूं, जब भी एक फंक्शन के अंदर से हमने एक वेक्टर रिटर्न कराना है, ठीक है, वेक्टर रिटर्न कराना है फ्रॉम अ फंक्शन, तो उस केस में उसकी बट ऑब्वियस वो फंक्शन में अंदर वेक्टर होना चाहिए, तभी हम रिटर्न कर पाएंगे, ताकि हम उस फंक्शन की जो भी वेक्टर की चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर सके। तो हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स रिटर्न कराते हैं, एक वेक्टर भी हम रिटर्न करा सकते हैं। तो वेक्टर को रिटर्न कराने के लिए वो किस टाइप का वेक्टर है हमने उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसकी रिटर्न टाइप, जैसे कि ये फंक्शन हमारे पास जनरेट वेक्टर
ठीक है, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो हमने यहाँ पे इंट, क्योंकि इंटीजर का वेक्टर है तो यहाँ पे हमें उसके अंदर भी यहाँ पे उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करा दिया वेक्टर, उसी को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर इंट है तो यहाँ पे भी इंट आना चाहिए। अगर यहाँ पे डबल लिख दूंगा, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डबल लिख देना है और उसकी वैल्यूज भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, तो उस केस में यहाँ पे भी डबल। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो ये वैल्यू किसी के अंदर रिसीव भी करेगा, और वो टाइप क्या होनी चाहिए, अगेन वो मैच करनी चाहिए। मतलब जिसके वैल्यू को रिटर्न किया है, जैसे कि इस केस में एक वेरिएबल है रिजल्ट, वो किस टाइप का है, वो वेक्टर इंट का है। तो यहाँ पे बताओ कि मैंने ये रिटर्न करना है। और जब वो वैल्यू फंक्शन कॉल होने के बाद जब इस फंक्शन किसी एक वेरिएबल में वो वैल्यू जाएगी, तो उसको भी बताओ कि यहाँ पे वेक्टर क्या रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे काम करना होता है, रिटर्निंग वेक्टर फ्रॉम अ फंक्शन। तो इसको अब हम एक ध्यान रखना, हाँ, कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग वेक्टर के ऊपर ही आपने रिटर्न करना है, और उसके लिए आप कॉन्स्ट भी प्रेफर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा करना है, ये इसलिए किया जाता है कि अननेसेसरी कॉपिंग को हम अवॉइड कर सकें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग वेक्टर का ही रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में कॉन्स्ट लिख लो तो बेटर है। अब हमने एक कोड बनाया हुआ है जिसके अंदर हम शो कर रहे हैं कि एक वेक्टर कैसे रिटर्न किया जाता है एक फंक्शन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक दोनों ही शो कर दिए हैं कि हाँ भाई एक फंक्शन को पास कैसे करना है वेक्टर। जैसे कि ये एक फंक्शन मैंने बनाया है मॉडिफाई वेक्टर, और इसमें मैं रेफरेंस के थ्रू उस पर्टिकुलर वेक्टर को पास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्परसेंड लगाया हुआ है। और इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो चेंजेस यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। तो उसलिए मैंने यहाँ पे इसमें, बट यहाँ पे वैल्यूज को मैं रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है मैं रिटर्न नहीं कर रहा। और दूसरा, मैंने एक फंक्शन बनाया है जनरेटर नाम का, जिसके अंदर मैं कोई आर्गुमेंट तो पास नहीं कर रहा, बट इसमें जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, एक वेक्टर की है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर लिख दिया है। और क्योंकि मैंने वेक्टर रिटर्न करना है, तो बट ऑब्वियस ये जो वेरिएबल रिटर्न टाइप में आना चाहिए, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्परेरी, इस स्कोप के अंदर ही यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि वेक्टर टाइप का है उसको डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि यह डायनेमिक एरे है। और इस रिजल्ट नाम की एरे के अंदर एक, मतलब इसमें एडवांटेज बहुत है कि एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और लग रहा है कि एरे है, तो बहुत इजी लगता है। तो एरिया वेरिएबल्स की तरह आपको लगता है कि आप उस पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे रिजल्ट को हमने रिटर्न करा है। तो अच्छा, सबसे पहले हमने एक वेक्टर बनाया, क्योंकि मैंने पास और रिटर्न दोनों की बात करनी है। तो पहले जब मैंने पास किया, तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, और क्योंकि बाय रेफरेंस पास कर रहा हूँ, तो इसलिए चेंजेस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अब इसकी बात करने के बाद अगर हम यहाँ पे जनरेटर की बात करें, जहाँ पे मेरे यहाँ पे पूरा जो मैंने रिटर्न की इंपॉर्टेंस शो करनी है, तो इस केस में यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ था जनरेटर वेक्टर। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, पर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू रिटर्न क्या होगी, वो टाइप होगी वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इसकी ये वैल्यू जब रिटर्न होगी, तो ये यहाँ पे रिटर्न करने के बाद ये वैल्यू ऐसे शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे बट ऑब्वियस है, जब वो वैल्यू रिटर्न होगा तो उसको किसी को रिसीव भी कराना है कि हाँ भाई ये वैल्यू रिटर्न होके वेक्टर इंट किसके पास जाए। तो यहाँ पे हमने एक मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है इस मेन कोड के अंदर। इसके अंदर आप देखें कि हमने ये जो जनरेटर वेक्टर है, ये एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, वेक्टर इंट। तो इसका मतलब है ये डायनेमिक एरे यूजिंग वेक्टर्स हमने बनाया। अब इसके अंदर जब ये कॉल होगा, इसके अंदर वेक्टर आ जाएगा, और फाइनली हमने इसको फॉर ईच लूप के साथ प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको हम सेव करके एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5। ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने सिंपली वहां पे रिटर्न कर दिया है। और रिटर्न करने के बाद याद रखना, जब ये फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न करेगा, तो रिटर्न वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। क्योंकि हमने वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न किया है, तो यहाँ पे भी वेक्टर ऑफ इंट, और बाइनली इसके अंदर वो आ गया, तो यहाँ पे हमने उसको फॉर ईच लूप लगा के इसके कंटेंट्स को प्रिंट कराया होगा।
अदरवाइज जो दूसरा फंक्शन था उसमें हमने मॉडिफाई किया, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक वेक्टर लिया हुआ था, उसको हमने वेक्टर पास किया जो हमने बनाया हुआ है। ये हो गया पासिंग। पासिंग के केस को भी शो करने के लिए मैंने यहाँ पे उसके अंदर चेंजेस किए, उस चेंजेस को मैंने रिफ्लेक्ट बैक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्परसेंड लगाया हुआ है। इसलिए आप आउटपुट में देख सकते हैं कि मॉडिफाइड वेक्टर के कंटेंट्स आ गए हैं। अगर बाय वैल्यू किया होता जैसे कि हम कर रहे हैं तो वो इशू नहीं होना। तो यहाँ पे जो मेन है वो ये है कि वेक्टर की जो रिटर्न टाइप है वो है वेक्टर, सॉरी, इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो है वेक्टर ऑफ इंट। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू भी ये लिखनी है और उसको पॉसिबल भी कराना। तो ये जो वैल्यू रिटर्न होगी ये इसी टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जब इसको कॉल करना है तो ये वैल्यू जब वापस करेगा तो वापस किस करेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए। अब वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, वेक्टर ऑफ इंट। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, हम एक और कोड देखते हैं जिसके अंदर हम ओरिजिनल वेक्टर या नाम का एक वेक्टर है जो हमने वन डायमेंशनल क्रिएट किया हुआ है, उसको पास कर रहे हैं एक फंक्शन प्रोसेस वेक्टर के अंदर। अब इसमें हमने यहाँ पे एक तो शो करने की कोशिश की है कि रिटर्न टाइप कॉन्स्ट रेफरेंस कब होगी, और दूसरा इसमें पास भी जो करना है वो भी कॉन्स्ट रेफरेंस होगा। तो हम इस प्रोसेस वेक्टर फंक्शन की तरफ जाते हैं जो क्या कर रहा है ये देखिए। सबसे पहले इस प्रोसेस वेक्टर फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें भी एक वेक्टर रिसीव हो रहा है जैसे कि हमने कहा। अब ये कॉन्स्ट रेफरेंस है तो इसलिए हमने रेफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब हम इसकी वैल्यूज को सिर्फ रीड कर रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं परफॉर्म कर रहे। तो उसमें चेंजेस नहीं करनी पर चेंजेस करनी भी है, तो हमने क्या किया कि हमने एक टेम्परेरी वेक्टर डिक्लेयर कर लिया और उसके अंदर वो वैल्यूज को कॉपी कर लिया। अब इस टेम्परेरी के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हम उसकी वैल्यूज को डबल कर रहे हैं, और साथ में क्योंकि ये रेफरेंस लिख दिया है तो इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो हर एक में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक वेक्टर ले लिया जिसका नाम रख दिया रिजल्ट, ठीक है। अब ये रिजल्ट है वेक्टर इन टाइप का और हमने इसको रिटर्न करना है। बट हम चाहते हैं कि ये रिटर्न करने से पहले क्या इंश्योर करें कि इसके जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए टू एक्सटेंड लाइफ टाइम, मतलब ये रिजल्ट की मतलब कंटेंट्स अवेलेबल हो बियॉन्ड द फंक्शन कॉल। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको स्टैटिक भी लिख दिया है, ये लिखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और दूसरा हमने क्या किया, इस टेम्परेरी के कंटेंट्स जो कि हमने मॉडिफाई किए हैं उसको रिजल्ट के साथ स्वैप कर लिया। अभी अब रिटर्न करेंगे तो बट ऑब्वियस है इसके अंदर हम चेंजेस चाहते नहीं है क्योंकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये कॉन्स्ट लिख दे। कॉन्स्ट का मतलब है कि चेंजेस हमने एक तरह से कॉन्स्ट रेफरेंस पास कर रहे हैं और रेफरेंस भी पास कर रहे हैं तो हमने एम्परसेंड लगा दिया। और ये बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है कि हम इसको स्वैप कर दो ओरिजिनल के साथ, उसमें चेंजेस नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्ट रेफरेंस पास हुआ था। रिटर्न भी हमने ऐसे कर दिया। हाँ, अगर लार्ज एरेज होगा तो आप स्वैप की जगह मूव भी लिख सकते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी की ट्रांसफर है वो थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अगर तो इस प्रोसेस वेक्टर के ऊपर चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको कॉन्स्ट से पास किया है, और जब वो रिटर्न भी किया है तो उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े कोड्स में जब आप चाहते हैं कि कोड ऐसा हो कि आपकी ओरिजिनल में चेंजेस ना हो, काम भी वो कर जाए, तो कोड के अंदर अपना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने फिर से देख लीजिए, एक तो इनपुट वेक्टर है, ये इंटीजर वेक्टर है जिसको हमने बाय रेफरेंस पास किया है और इसको कॉन्स्ट लिख दिया है क्योंकि हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं चाहते। अब इसमें जो चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हों तो इसलिए हमने एप्रेसेंट लिख दिया। अब इसमें हमने टेम्परेरी एरे लिया, उसके अंदर हमने इनपुट वेक्टर के कॉपी कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने टेम्परेरी के अंदर कॉपी कर लिया। फिर हमने इसके अंदर कंटेंट्स को इसको मॉडिफाई किया। बाद में ये जो रिजल्ट आ रहा है हमने एक वेरिएबल ले लिया और वो किस टाइप का है, वेक्टर ऑफ इंट, और हम चाहते हैं कि इसकी स्कोप बढ़ जाए तो फंक्शन कॉल से आगे, तो हमने इसको स्टैटिक दे दिया। अब यहाँ पे हमने स्वैप किया, स्वैप करने के बाद या आप मूव भी लिख सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। अगर यहाँ पे मूव भी लिख सकते हैं या स्वैप लिख सकते हैं, ये आपको डिपेंड करेगा कि अगर आपका लार्ज एरे है कि नहीं है। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि मूव करने के बाद या स्वैप करने के बाद उसको रिटर्न कराएंगे, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फाइनली जब रिटर्न होगा तो उस केस में यहाँ पे कंटेंट्स जाएंगे और वो वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल को हमने चाहे पास किया कांस्टेंट के साथ फिर भी वो अपने कंटेंट्स को, न्यू कंटेंट्स को देख पा रहा है। हाँ, बट अगर हम इस प्रोसेस वेक्टर में चेंजेस करना चाहेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो हमें एक कंपाइलेशन एरर दे देगा क्योंकि हमने इसको कॉन्स्ट दिया। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं।
तो ये देखिए प्रोसेस वेक्टर के कंटेंट्स आ गए। तो ये हमने आपको एक तरह से शो किया कि कॉन्स्ट रेफरेंस की रिटर्न टाइप कब और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसको कैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो आपको मालूम है कि वेक्टर एसटीएल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ऑल और भी जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं या कंटेंट्स होते हैं एसटीएल के उसके साथ यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एल्गोरिदम के अंदर जो हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शन होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं एल्गोरिदम एसटीएल के अंदर, जिसको हम इंक्लूड करने वक्त एल्गोरिदम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऐसे इंक्लूड इनके साथ। तो वो बने बनाए फंक्शंस क्या कैसे यूज होंगे, तो जैसे कि मैंने एक नंबर्स है इनको सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट फंक्शन मैंने कॉल किया और उसको कहाँ से शुरू होके कहाँ से लिस्ट कहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे मैं इसको ये वाली वेक्टर पास कर दूंगा तो इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सर्चिंग करनी है तो अगेन मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर किया वो वैल्यू, उसके बाद फाइंड मेथड को कॉल कर लेंगे। फाइंड मेथड में लिस्ट की रेंज हमने दे दी और साथ में सर्च वैल्यू। तो इस तरह से हमारा कोड जो सर्चिंग का होगा वो कन्फाइन हो जाएगा ये दो लाइंस में, अगर हम वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं और हम एसटीएल के साथ काम कर रहे हैं इन पर्टिकुलर। तो इसमें देखें कि ये जो वेक्टर है इसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने मैक्स मिन फाइंड करना हो तो अगेन हमें मैक्स मिन के लिए यहाँ पे इसको फंक्शन है जो कि इसका इनबिल्ट है एल्गोरिदम क्लास का, उसमें बिगिन से लेके एंड तक वो रेंज देनी है और साथ में ये हमने पॉइंटर वेरिएबल भी लिखना है। तो इसको हम यूज करते हैं कि ये जो एल्गोरिदम क्लास जो एल्गोरिदम एसटीएल है उसके साथ ये पर्टिकुलर उसके जो बने बनाए फंक्शंस हैं उनको कैसे वेक्टर्स के साथ यूज किया जाता है और साथ में हम फंक्टर्स की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे आप कोड में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम एसटीएल के कुछ बने बनाए फंक्शंस जैसे कि सॉर्ट, मिन, मैक्स, मिन एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट और साथ में मैंने इसमें वैल्यूज यूनिक भी यूज की है, रेज भी की है, कुछ एक फंक्शंस मैंने सर्च करने के लिए फाइंड यूज किया हुआ है। तो इस सभी के लिए मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है। तो मैंने क्या किया एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट फंक्शन सीधा मैं यूज कर सकता हूं बस, क्योंकि मैंने ऊपर एल्गोरिदम लिख दिया है। तो ये रिजल्ट्स मुझे सॉर्ट करके दे देगा। तो ये सारे सारे अब नंबर्स ही सॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि इसके कंटेंट्स ही सॉर्ट हो जाएंगे, जिसको मैं प्रिंट करके यहाँ पे देखिए कि मैंने अब इसको प्रिंट किया है। तो वो जो नंबर्स के अंदर कंटेंट्स हैं जैसे कि मैंने एन यू एम वेरिएबल लिया हुआ है, ई एल ई एम कुछ भी फॉर ईच लूप के साथ, तो उसके कंटेंट्स को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो गया तो आप ये देखें कि सॉर्टिंग की जो कितने हमने एल्गोरिदम्स डिस्कस किए हैं इसमें कितना इजी हो जाता है कोड। सिर्फ ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये, उसके बाद हेडर फाइल जरूर इंक्लूड कर लेनी और इतने से हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसके लिए मिन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट जो एल्गोरिदम क्लास के एसटीएल के अंदर अवेलेबल होते हैं, क्लास बोल दिया एसटीएल, तो उसके अंदर मिन एलिमेंट उस एसटीएल का फंक्शन है, उसके अंदर हमने रेंज प्रोवाइड करनी है। रेंज क्या होगा, उस वेक्टर का बिगिन से लेके, बिगिन और एंड होते हैं फंक्शन, उनके साथ यूज करके उसको यूज कर लो। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे पॉइंटर लगाना ना भूलना, ठीक है। इसी तरह अगर हमने इसमें यूनिक एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर रिपीट हो रहे हैं तो यूनिक एलिमेंट यूज कर लो। अगर हमने कोई स्पेसिफिक यूनिक एलिमेंट्स को रेज करके बनाना है तो उसमें ये देखो पहले तो यूनिक फाइंड करो फंक्शन के साथ, फिर रेज कर दो जो इसकी हमारे पास वैल्यू है, यानी कि इस आइटरेटर में हमारे पास ये जो वैल्यू आई उसके अंदर हम यहाँ पे रेज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास ये देखो ना गिवन अगर इसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट भी कर रही है तो वो भी रेज हो सकती है। तो कितना छोटा कोड है। सर्च के लिए भी देखे कोई एक वैल्यू स्पेसिफाई करो, फिर उस पर्टिकुलर उसको सर्च करने के लिए ऑटो सर्च में जाए, ऑटो नाम का वेरिएबल एक डिक्लेयर करें, ये वैल्यू फाइंड करेगा। फाइंड फंक्शन को कॉल करके पहले तो हमने रेंज बतानी है कहां से कहां तक और उसकी सर्च वैल्यू देनी है। तो इस तरह से ये अपना काम करेगा और हम उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली बता सकेंगे कि हाँ भाई उस नंबर के वो है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने एक इफ कंडीशन लगाई है कि अगर तो वो एंड तक जो आइटरेटर हमने सर्च किया है उसके अंदर मिल जाता है तो फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स के लिए हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस फंक्शन कॉल किया है। तो डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे याद रखना है डिस्टेंस भी एक बना बनाया फंक्शन है एल्गोरिदम का। इसमें हमने क्या किया, बिगिन से लेके वो आइटरेटर किस डिस्टेंस पे है उसके लिए हमने फाइंड करना होता है। तो ये हमें उसके लिए बता भी देगा कि किस इंडेक्स पे है। तो ये कुछ सारे फंक्शंस को यूज किया हुआ है हमने एल्गोरिदम क्लास के। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे हमने कोड इसमें लिखे हुए हैं। पहले तो सॉर्ट हो गया, फिर मिनिमम मैक्सिमम भी आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो सॉर्ट हो गया, ठीक है।
फिर हमारे पास मिनिमम, फिर मैक्सिमम इन द रेंज ऑफ वेक्टर्स, फिर उसके बाद यूनिक नंबर्स आ गए जिसमें हमने सबसे पहले उसको यूनिक किया था और उसके बाद रेस किया था। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट 40 फाउंड एट इंडेक्स 5 आ गया। तो ये कोड एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले आपने इंश्योर करना है एल्गोरिदम हेडर होनी चाहिए, तभी आप इस एसटीएल के मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सॉर्ट कॉल किया और सॉर्ट करने के बाद उसके वेक्टर को प्रिंट करा दिया। फिर हमने मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड किया, ठीक है। उसमें हमें इस रेंज को स्पेसिफाई करना होता है, तो इस मेंबर फंक्शन की बिगिन से लेके वेक्टर के साथ डॉट बिगिन और वेक्टर के साथ डॉट एंड, ठीक है। वो मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम आ गई। उसके बाद यूनिक एलिमेंट्स के लिए पहले तो हमने आइटरेटर यहाँ पे रिटर्न करवाया, यूनिक आया, और इसके बाद रेस फंक्शन को कॉल करना है नंबर्स के साथ। तो नंबर्स का रेस फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और इसके बाद हमने उसको क्या पास करना है, एक तो आइटरेटर किस रेंज के अंदर है, यूनिक नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, और दूसरा एंड, ठीक है। तो इस तरह से वो रेज कर देगा और फाइनली हमने उनको प्रिंट करा दिया। फिर हमने सर्च के लिए, मैंने आपको बताया कि सर्च के लिए हमें क्या फंक्शन यूज करना पड़ता है, फाइंड। अब ये हमें रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा एक आइटरेटर। अब उसमें हमने उसके जब तक एंड तक नहीं जाते हम उस वैल्यू को सर्च करें। हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज भी लिख सकते थे, एलिमेंट फाउंड, बट क्योंकि हमने इंडेक्स भी प्रिंट करना है तो हमने एक डिस्टेंस नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। और इसके अंदर मेंबर फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास बिगिन से लेके और किस पर्टिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हैं और उसके बाद वो आइटरेटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें वो पोजीशन भी दे देगा। तो ये हमारे पास कोड है कि हम इस पर्टिकुलर एसटीएल एल्गोरिदम को वेक्टर्स के साथ कैसे यूज करते हैं। अब हम इस कोड में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वेक्टर्स को फंक्टर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक बनाया फंक्शन जो कि एल्गोरिदम एसटीएल के अंदर अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्म नाम का यूज किया है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म फंक्शन में आप देखें कि सबसे पहले इनपुट पैरामीटर, इनपुट लास्ट पैरामीटर, फिर हमने आउटपुट पैरामीटर देना है रिजल्ट, और एक यूनरी ऑपरेटर भी लेना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इस वेक्टर को बिगिन किया है, तो ये हमने स्टार्टिंग बता दी। एंड तक कहाँ तक जाना है, वेक्टर के एंड तक बता दिया। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, और इसमें हमने स्केयर नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्केयर नाम के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, ये जो ऑपरेटर है इसको ओवरलोड किया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, इसलिए फंक्शन ऑब्जेक्ट्स या फंक्शन के हम ये पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, वहां पे आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर, ये जो हमने फंक्शन कॉल ऑपरेटर होता है इसको ओवरलोड किया है। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको एक एक्स वैल्यू आएगी ये रिटर्न क्या कर देगा, उसका स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे उसके साथ ये लिखेंगे, तो ये उसके एलिमेंट्स को एक एक करके सारे स्ट्रक्चर के कंटेंट्स, मतलब उस वेक्टर को रिसीव करके एक एक करके सभी को वो मतलब उसको डबल करता जाएगा। तो फाइनली जब हमारे पास ये रिटर्न करेगा तो ये नंबर्स किस में आ जाएंगे, ये देखिए नंबर्स के अंदर ही मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से एक शो करने की कोशिश की है कि कैसे हम इसको एज अ फंक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन कॉल ऑपरेटर को मैनेज कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोड। तो इसलिए ये स्केयर नाम का जो हमने किया, ये बेसिकली हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है जो कि इसके कंटेंट, अब स्ट्रक्चर में भी हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से बनाया और कॉन्स्ट लिख दिया, तो कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे शो किया। तो इसको जब हम चलाएंगे तो ये कंटेंट्स को यहाँ पे डबल कर देगा। तो इस तरह से हमने अगर कुछ डबल भी करना हो तो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम्स के साथ बहुत यूज होता है एसटीएल वेक्टर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको शो किया। Subscribe, like, share